मैं तो लोयोला हाई स्कूल से पढ़ाई करी है, उसके बाद फिर हमने पटना यूनिवर्सिटी में आईएससी खत्म किया। जी। उसके बाद हम चले आए रशिया। और हमारी काफी इच्छा है कि वैसे ही गंगा नदी के किनारे जाए, छठ जो होता था वो देखने की हम्म। हमारी काफी ज्यादा इच्छा है। रशिया जो है यूक्रेन में कोई वार नहीं कर रहा है, वार नहीं कर हम्म। रहा था और न कर रहा है। और रशियन आर्मी अपने 20% पावर से ही वहां लड़ रही थी। 100% पावर हमने यूज ही नहीं किया वहां पे। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, लोकल आदिवासी लोग कहाँ हैं? विलुप्त हो गए, सारे गोरे हैं वहां पे। आप इराक की बात कीजिए, क्या गलती थी सद्दाम हुसैन की। आप युगोस्लाविया की बात कीजिए, जेल में वहां के प्रेसिडेंट मारे गए। ऐसे ही आप पुराने समय से नए समय तक इन सारे देशों का इतिहास देखिए क्या होता है। इसलिए वन कंट्री पॉलिसी नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड में। कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, ये कहावत भारत में तो काफी मशहूर है, लेकिन रूस में भी एक तरह से इसको देखा जा रहा है। रूस में कौन है वो बिहारी जो पड़ गए सब पर भारी? वो है नन अदर देन अभय सिंह जी। अभय सिंह जी हैं जिन्होंने 2 बार लगातार विधायक बनकर दिखाया है और इस बार तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री जो है वो दर्ज की है। और हमारा सौभाग्य है कि अभय सिंह हमारे साथ इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, इस साक्षात्कार में। अभय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज़ तक और बिहार तक पर जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको और बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी जो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। 70% वोट्स आपको मिले हैं। धन्यवाद बधाई के लिए। जी, आपका जो सफ़र रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और जिस तरह से हमने देखा है कि ये जो विक्ट्री आपकी आई है, 2 बार आपने, एक बार नहीं 2 बार आप जो है रशिया में डेपुतात बने हैं, जो कि भारत में जैसे एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं। दर्शकों के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से इंडिया में जुनून रहता है। हर बंदा जो है पॉलिटिक्स में, खासकर हिंदी बेल्ट में हम देखते हैं, यूपी बिहार में लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं जब बात आती है पॉलिटिक्स में। और आप बिहार में जन्मे हैं, लेकिन बिहार से आप निकलकर रूस में जो है पॉलिटिक्स में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर आप एकदम छा जाते हैं। कैसा आपके लिए ये पूरी जर्नी रही है, आप पहले ये बताएं हमें। देखिए, हम तो रशिया 90s की शुरुआत में 1991 में हम यहाँ आए थे। और हमारी पढ़ाई खत्म हुई, आईएससी खत्म करने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले आए यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने। लेकिन लेकिन हिंदुस्तान में आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार के लोग, यूपी के लोग, जब हम लोग कॉलेज के सामने जब बैठते थे, वो चाय वाला जो बेंच लगा कर देता था, जी। वहाँ बेंच पे अखबार पढ़ा होता था। अखबार जी। में पढ़कर सारे, मतलब स्टूडेंट्स हुए जो लोग वहाँ बैठे, सब लोग बड़ा ध्यान से अखबार पढ़ते थे। तो इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स का बचपन से ही सबको, हमारे हमारे तरफ के लोगों को होता है। तो हाँ जी। इसको मान के चलिए। और जैसे कि एक और बात होती है भारत में कि हर बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बने, ऐसा माता पिता चाहते हैं। तो आप डॉक्टर भी बन गए और उसके बाद 90 के दशक में आप डॉक्टरी की आपने पूरी करी पढ़ाई और उसके बाद पटना में आपने कॉलेज भी पढ़ा है, लोयोला कॉलेज से आप पढ़े हैं। तो वहाँ से आपने कभी सोचा था कि क्या आप कभी रूस जाएंगे और रूस में जो आप आज कर रहे हैं, जो जो कुछ आपने अभी तक किया है, कभी आपने सोचा था? देखिए, फर्स्ट मैं तो लोयोला हाई स्कूल से पढ़ाई करी है, उसके बाद फिर हमने पटना यूनिवर्सिटी में आईएससी खत्म किया। जी। उसके बाद हम चले आए रशिया। लेकिन हमने हम्म। कभी सोचा भी नहीं था, हर माँ बाप का, हर बच्चों का एक तमन्ना होता है, एक इच्छा होती है उसी तरफ से। वो वो 18-19 साल वाले एज में हम रशिया चले आए। और हमें इतना अंदाजा भी नहीं था, उस कम उम्र में अंदाजा भी नहीं होता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एक एक अंदर से इच्छा थी कि हमें हम्म। डॉक्टर बनना है, माँ ने भेजा है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। इसके अलावा इस देश में अगल बगल में क्या हो रहा है, उस समय मेरे सामने सोवियत यूनियन का विघटन हुआ।
तो हम्म। हम उस समय सोच भी नहीं सकते थे, उस उम्र में हमें पता भी नहीं चल रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, किसी देश इतने बड़े कंट्री, सुपर पावर कंट्री छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ सकता है। तो बाहर का हमें अंदाजा नहीं हुआ करता था। हम लोग अंदर में रहते थे, मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस में हम लोग रहते थे, पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, और हमने पढ़ाई खत्म कर ली। अ, पढ़ाई के बाद जब आप रशिया गए तो शुरुआती दिनों का कैसा संघर्ष था? जो कि अब समझ सकते हैं कि बिहार में भी आप कहीं कहीं देश में कहीं और जाते हैं तो वो भी एक अलग शहर होता है, वहाँ पर अलग कल्चर होता है, लोग अलग तरीके से देखते हैं। रूस जाना, वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, सब कुछ वो किस तरह से आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ आपने डील किया, कैसे किस तरह से आपने संघर्ष किया? देखिए, मुझे काफी ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे कॉलेज कैंपस में इंडियन के प्रति काफी अच्छा व्यवहार था। और केवल कॉलेज कैंपस में ही नहीं, बाहर भी अगर हम हम्म। लोग निकलते थे मार्केटिंग करने शॉप्स में, तो इंडियंस के प्रति काफी अच्छा व्यवहार रहता था लोगों का। यहाँ तक कि अगर किसी सामान, किसी चीज के लिए लाइन लगी हुई है, उसमें हम हम्म। लोग मान लीजिए पीछे कहीं खड़े हैं किसी चीज के लिए, हम्म। तो वो सेल्स गर्ल जो होती थी या सेल्स बॉय होता है, वो हम लोग को बुला के सबसे पहले दे करके वहां से विदा कर देता था। तो अच्छा। इतना बढ़िया बिहेवियर था हमारे इंडियंस के लिए। हाँ, इतना हम्म। अच्छा बिहेवियर था, तो हमें कभी लगा ही नहीं कि हम कहीं बहुत ज्यादा दूर चले गए। हालांकि लैंग्वेज नहीं आती थी उस समय। हम्म। हमने रशिया आकर ही सबसे पहला यहाँ पे रशियन लैंग्वेज की पढ़ाई करी है। हम्म। और आपने जैसे बताया कि रशिया में भी आपको अपनापन मिला और संघर्ष ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे हमने आपके बारे में काफ़ी जो पढ़ा है, और आपका जो बचपन रहा उसमें भी संघर्ष था। कम उम्र में जो है आपके पिताजी का निधन हो गया था, और फिर आपको पढ़ाई भी आगे करनी थी, मेडिकल की पढ़ाई करनी थी। उन सब दिनों के बारे में बताइए हमें ज़रा। देखिए, हमारे पिताजी का देहांत, हाँ, हमारे 13 साल की उम्र थी उस समय ही उनका देहांत हुआ। तो ये हमारे लिए पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। तो इसको देखने के बाद हॉस्पिटल का चक्कर लगा, थोड़ा डॉक्टर्स आए, सब कुछ हुआ। उसी समय हमने अंदर में मन बनाया था कि हमें डॉक्टर बनना है। उसी समय अच्छा। हमने इस चीज को सोच रखा था। और उसके बाद संघर्ष तो पूरा आदमी का पूरा लाइफ ही संघर्ष होता है। और लेकिन हम स्कूल में मॉनिटर होते थे। उसके बाद सीनियर स्कूल्स में हम हाउस लीडर भी थे वहां पे। तो थोड़ा तो अच्छा। अंदर में लीडरशिप का वो था मेरे अंदर में। जी। तो यहाँ पे आने के बाद उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि आप पटना में आपने पढ़ाई भी करी है, और पटना में देखिए बिहार में जो तमाम चीज़ें हैं वो सब काफ़ी फेमस है, जैसे कि लिट्टी चोखा है, और जैसे कि छठ पूजा है, ठेकुआ है, ये सब जो बिहार का पूरा कल्चर है, वो कितना मिस करते हैं आप रशिया में? देखिए, मिस बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और अ, अभी कोविड के चलते हम 2-3 साल से हिंदुस्तान नहीं आ पाए हैं। और हमारी काफी इच्छा है कि वैसे ही गंगा नदी के किनारे जाए, छठ जो होता था वो देखने की हम्म। हमारी काफी ज्यादा इच्छा है। और लिट्टी चोखा तो हमारा बिहार का ये तो नाश्ता है एक तरफ का, तो ये तो कॉमन हम्म। था हमारे बिहार के समय में। कॉमन हम्म। चीज था हमारे हम्म। लिए। हम्म। तो रशिया में क्या मैनेज कर पाते हैं किसी तरह से? जैसे कि आप कह रहे हैं वहाँ काफ़ी इंडियंस भी आपको मिले थे पहले शुरुआत में। हाँ, रशिया में अफसोस की बात है कि इसका इंतजाम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो हाँ। पाता है। लेकिन लेकिन हम इन्हीं सब चीजों के चलते खिंचाव है हमारा। हिंदुस्तान हम्म। आने की इच्छा होती है, आएंगे और जरूर टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। और हिंदी सिनेमा भी देखिए काफ़ी जुड़ा रहा है। हमने देखा किस तरह से राज कपूर के ज़माने से ही हमने देखा है कितना फेमस था उनका जो गाना था, और रूस और भारत के रिश्ते तभी से कल्चरल एक्सचेंज भी काफ़ी रहा था। भारत और
भारत और रशिया के रिश्तों पे आएंगे, हम वॉर पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कल्चरल एक्सचेंज की, किस तरह से लगातार दोनों देशों के बीच जो है स्टूडेंट एक्सचेंज है, फिर कल्चरल एक्सचेंज है, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। इस पर क्या प्रोग्रेस आपने देखी है अपने पूरे कार्यकाल में, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो? देखिए, हिंदुस्तान और रूस का रिश्ता तो बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री दोनों देशों का इतिहास देखिए, इसमें आपको कभी नहीं मिलेगा कि रशिया ने कभी हिंदुस्तान इंडिया से लड़ाई करी हो, या फिर रशिया से इंडिया से रशिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आया है। दोनों देश एक साथ मिलकर एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, और पूरे इतिहास में भी आप देख सकते हैं। और 100, 200, 500 साल पुरानी भी इतिहास देखिए, हजारों साल के इतिहास देखिए, तो हमारे यहाँ टर्की का हमला हुआ, हमारे यहाँ उज्बेकिस्तान से हमला हुआ, मुस्लिम डायनेस्टी आई, अंग्रेज आए, फ्रांच आए, सारे लोग आए, लेकिन रशिया ने कभी हिंदुस्तान पे अत्याचार और हमला नहीं किया। इसलिए हमारा संबंध तो सदियों का है और इसको आगे भी बरकरार रखना है। और जहां तक बात है इंडियन फिल्म्स की, सोवियत यूनियन टाइम से राज कपूर ही नहीं और दूसरे भी पैरेलल दूसरे एक्टर, राज कपूर तो काफी ज्यादा फेमस थे रशिया में। हाँ। इंडियन फिल्म्स काफी फेमस हुई यहाँ पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे चली, और अभी भी उस जनरेशन के लोग कभी कभी मिल जाते हैं और हिंदी राज कपूर का जो गाना है उसको पूरा सुना देते हैं। उनको समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन वो इस चीज को पूरा बोल देते हैं, पूरा गा देते हैं गाने को। बिल्कुल। तो और शायद आप कनेक्टेड भी रह सकते होंगे उससे, ये सब चीज़ों से काफ़ी कनेक्शन आपको फील होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हमने बात की कि किस तरह से काफ़ी एक गंभीर समय जो है देश के लिए है। रशिया में हम देख रहे हैं किस तरह से काफ़ी कुछ खलबली अभी देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, अभी हमने देखा किस तरह से 4 नए हिस्से जो हैं उन पर कब्ज़ा किया है रशिया ने, और सेलिब्रेशंस देखे गए हैं मॉस्को में, और एक सेरेमनी भी हुई है, और उसको लेकर देखिए रिएक्शंस आ रहे हैं। देखा है आपने लगातार किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, यूएस और यूरोप की तरफ से आलोचनाएं, निंदाएं, और यूएस ने सैंक्शंस की भी बात की है, प्रतिबंधों की बात की है। किस तरह से देखते हैं आप इस सबको? देखिए, ये पहले तो रशिया और यूक्रेन का वार नहीं है, रशिया की तरफ से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। चार स्टेट्स जो आकर जुड़े हैं रशिया में, कल जो राष्ट्रपति से एग्रीमेंट साइन हुई है, वहां के 3 स्टेट्स के जो हेड हैं वो आकर के जो एग्रीमेंट साइन किए हमारे प्रेसिडेंट से, वो रिजल्ट था उनके स्टेट्स में रेफरेंडम का। रेफरेंडम जो है काफी नीट एंड क्लीन वे में किया गया, सारी खुली, सारे तरफ कैमरे लगे हुए थे, फॉरेन के ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, और रेफरेंडम ये वहां के लोकल लोगों का डिसीजन था कि आपको किस देश में जाके रहना है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें रशिया लौट जाना है, ये रशिया का कब्जा नहीं है, ये उनका ही देश है, जो कि कुछ समय के लिए भटक गए थे और वो वापस आके रशिया में अपने देश में आए हैं। इसकी काफी खुशी है उन्हें, और हमें भी इसकी खुशी है। यूएस तो कह रहा है कि जो रेफरेंडम है वो एक शैम है, और ये सब जो चीज़ें हैं एक बिल्कुल नाटक है, और ये सब धोखाधड़ी है, और ये इसकी निंदा भी की जा रही है। और सैंक्शंस आप देख ही रहे हैं कब से लगातार वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया पे। लगाने दीजिए सैंक्शन, वो उनका काम है। अगर उनको एतराज था रेफरेंडम पे, या फिर उनको शक था रेफरेंडम पे, उनको अपने ऑब्जर्वर भेजनी चाहिए थी और आके देखना चाहिए था किस ढंग से यहाँ पे रेफरेंडम हुआ है, कितने सपोर्ट्स मिले हैं। करीब करीब 98% लोग आकर वोट किए हैं। तो उनको इस चीज में ध्यान देना चाहिए था, और रेफरेंडम होने से पहले ही वो इनकार कर रहे हैं इसका रिजल्ट को, ये तो उनका गलत डिसीजन है। भारत ने जो है अभी एक बार फिर से जो है यूएनएससी में वोट करने से दूरी बना रखी है, एब्सटेन किया है वीटो
से, और जो वोट था, रेफरेंडम था, उससे भारत ने एब्सटेन किया है, जो कि अमेरिका और अल्बानिया ने रशिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। भारत ने लगातार, हम देख रहे हैं जब से ये वॉर छिड़ा है तभी से हम देख रहे हैं कि भारत एब्सटेन करता रहा है तमाम ऐसे रेफरेंडम्स के अगेंस्ट। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर हम देखें भारत और रूस के रिश्तों में ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है? देखिए, भारत और रूस का संबंध तो बहुत पुराना है। रशिया ने, अब पिछले 50-60 साल का इतिहास देखिए, रशिया ने कितनी बार वीटो पावर हिंदुस्तान के लिए यूज करके बहुत अजीब सिचुएशन से हिंदुस्तान को निकाला गया है। खैर, मैं इस चीज की याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। ये है, ऐसा हुआ है इंडो पाक वार के समय जब बांग्लादेश का चक्कर था जी। तो मैं इस चीज को याद नहीं दिलाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है। और जहां तक अभी आपने अल्बानिया का नाम लिया, अल्बानिया और यूगोस्लाविया, इसकी भी आप हिस्ट्री देखिए। 30 साल पहले, 25-30 साल पहले ये अल्बानिया, यूगोस्लाविया एक कंट्री होता था। यूरोप के सेंटर में नाटो वाले उस पर बमबारी करके उस देश को तोड़ के उसको अलग कर दिए, 2 कंट्री बना दिया। अल्बानिया का निर्माण हुआ इन यूगोस्लाविया के टूटने के बाद, सर्बिया और अल्बानिया। तो उसमें उन्होंने तोड़ने के लिए सपोर्ट किया, और यहाँ जब मिलाई जा रही है तो इसमें वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये उनका अपना पॉलिसी है और अपना उनका फायदा है, अपना फायदा तो देख रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बात की फ़ायदा की, अभी प्रेसिडेंट पुतिन का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो रशिया को भारत की तरह लूटना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आखिरकार प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन? हाँ, हमने भी कल सुना, हमारे राष्ट्रपति साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की तरह वो रशिया को भी लूटना, चूसना चाहते हैं। और पिछले, आपको भी अच्छी तरह से पता होगा, जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होती थी तो पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान को लूटने आते थे। कभी मुगलों का हमला हुआ, कभी अंग्रेजों का हमला हुआ, और ये लोग केवल राज करने नहीं आते थे, ये यहाँ से सारा, यहाँ के जो गोल्ड, डायमंड्स, उसको उठा के अपने देश में ले आते थे। पूरी शिप्स उनके यहाँ जाती थी, और जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो हिंदुस्तान की जो रिसोर्सेज थे, जो उसको अपने देश में ले गए। अभी भी उसी चीज से वो लोग अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। उनकी इकोनॉमी टिकी हुई थी, और अंग्रेज के आने से पहले हिंदुस्तान का जो टर्नओवर था वर्ल्ड में 27% था, और अंग्रेज के जाने के समय 2% उनका टर्नओवर हो गया। तो अभी जो रशिया का सिचुएशन है, रशिया को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज को वो लोग यूज करना चाहते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, और जैसा कि हमने देखा है कि भारत ने यहाँ पर लगातार बातचीत करते रहे हैं, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से संपर्क में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में उनकी बातचीत भी हुई थी, और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, और बातचीत के ज़रिए जो है इस मसले को सुलझाना चाहिए। वहीं व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि बातचीत होगी तो वो सशर्त होगी, और जो अब उन्होंने अपने जो एरियाज मिला लिए हैं उन पर कोई बातचीत नहीं होगी। ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, इसको ठुकरा दिया है। अब आगे इस पे क्या हो सकता है? क्या जो अटैक्स हैं यूक्रेन में, या जो मिलिट्री ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं, क्या उसमें और इजाफा होगा? क्या इसमें और तेज़ी आएगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी? रास्ता है, ये सबसे अच्छा रास्ता है, और राष्ट्रपति पुतिन ने उसका प्रपोजल भेजा ज़ेलेंस्की को। तो आप टेबल पर बैठ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रशिया को मजबूर होकर के ऐसा डिसीजन लेना पड़ा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का। ये कोई खुशी, ये कोई कब्जा
का कोई नियत नहीं था। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। हमें जमीन की कमी नहीं है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है कि हमें और अपने देश को एक्सपैंड करना है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जो डिफरेंसेस थे, सारे डिफरेंसेस को बैठ कर टेबल पे सॉल्व करना था, वो चीज नहीं हो पाया। इसलिए ही, इसके लिए ही हमें स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं। अगर यूक्रेन इसके लिए तैयार है, खैर यूक्रेन तो कोई डिसीजन लेता ही नहीं है, उसके बैकिंग कंट्रीज अगर इसके लिए तैयार हैं। अच्छी पोजीशन की आप बात कह रहे हैं, लेकिन जब ये वॉर शुरू हुआ था तब कहा जा रहा था कि शायद एक ही हफ्ता लगेगा, महज एक हफ्ता लगेगा और रशिया जो है यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अभी तक जो है संघर्ष जारी है और यूक्रेन पर अभी तक हमने देखा है बहुत जगह संघर्ष करना पड़ा है रूसी सैनिकों को। अभी तक हम देखें इस पूरे युद्ध में क्या कुछ पाया है, क्या कुछ हासिल किया है? क्या वाकई में जो गोल्स रहे हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के, उन सब को सफलतापूर्वक हासिल कर पाया है रूस? देखिए, कल जो एग्रीमेंट साइन हुई है, चार स्टेट जो रशिया के रेफरेंडम के बाद मिला है रशिया से आकर के, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आगे देखिए आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से और भी दूसरे स्टेट भी आएंगे। और रशिया जो है यूक्रेन में कोई वार नहीं कर रहा है, वार नहीं कर रहा था और न कर रहा है। और रशियन आर्मी अपने 20% पावर से ही वहां लड़ रही थी। 100% पावर हमने यूज ही नहीं किया वहां पे। और ऐसा थोड़ी है कि वहां की सारी जनता को मार के हमें वहां पे उस देश पे कब्जा करना है। वहां के लोगों का बचाव करते हुए हमारी आर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हमें काफी खुशी है इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय सिंह जी। और आपको एक बार फिर से हम अपने दर्शकों की तरफ से बधाई देते हैं और अपनी जो आपकी जीत रही है इस चुनाव में, और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर जो आपने तमाम जो हमारे सवालों के जवाब दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।